जी सर, अभी शेयर करें, स्टार्ट करें। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म कीजिएगा। यस सर, इट इज। अच्छा, कल हमने ना सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया था कि जो ओनली डिस्कस किया था, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी या प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया था। हमने पीएचपी के बारे में देखा कि पीएचपी की बेसिक्स के अंदर ना क्या कुछ आ जाता है, ठीक है। और हमने क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्ट तो सारे का सारा था कि किस तरह से क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है, सर्वर आगे से रिस्पॉन्स किस तरह से देता है, वो सारी की सारी बातें की थी हमने कल। कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया था। मैंने आप लोगों के लिए कुछ ड्रॉ किया है, इसको देख लेते हैं। ये कल वाली बातें हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनिशियल में मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, बेहतर रहेगा, रिवाइज भी हो जाएंगी और आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगी ये चीज़। तो यहाँ पर ना मैंने एक बनाया ब्राउज़र, ठीक है। अब ब्राउज़र के अंदर कोई भी जो है ना वो यूज़र आता है। लाइक ब्राउज़र के अंदर हम क्रोम को भी एज एन एग्जांपल ले सकते हैं, फायरफॉक्स को ले सकते हैं, सफारी को ले सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है इसको ले सकते हैं। कोई भी यूज़र आता है क्रोम पे, अपना क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे आता है, ठीक है। वो आके करता है सर्च। क्या करता है? सर्च करता है आके। कुछ भी वो सर्च कर सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी सर्च कर सकता है। वो वहां पर टाइप कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो एंटर प्रेस करता है ना, तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, ठीक है। जब वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है, और एनालाइजेशन के लिए वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? डिफरेंट किस्म की बैकएंड लैंग्वेजेस हो सकती हैं। अभी आप लोगों ने नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ पीएचपी यूज कर रहा है या फिर कोई भी, वो काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं बैकएंड लैंग्वेजेस। क्योंकि हमारा टॉपिक पीएचपी है, तो हम एज अ जो है ना वो पीएचपी डेवलपर लेंगे कि ब्राउजर जो है ना वो यूज कर रहा है यहाँ पर पीएचपी को, ठीक है। वो एनालाइजेशन के लिए किस लैंग्वेज को यूज कर रहा है? पीएचपी को। वो रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहा है और उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो जनरेट करने के लिए पीएचपी को यूज कर रहा है। अब मैंने रिक्वेस्ट सेंड की कि मुझे जो है ना वो किसी यूजर की इंफॉर्मेशन दे दो। कोई भी यूजर हो सकता है, लाइक मेरा कोई दोस्त था, ठीक है। तो मैंने जो है ना वो ब्राउजर के अंदर टाइप किया कि इस दोस्त की जो है ना वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो रैंडम नाम वगैरह या कुछ भी होता है वो तो प्रोवाइड कर देगा ब्राउजर। लेकिन मैंने कहा कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है ना वो इस यूजर की मुझे प्रोवाइड कर दो। अब ब्राउजर के अंदर से वो रिक्वेस्ट गई सर्वर तक, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एनालाइज किया बाय यूजिंग पीएचपी। जब उसने एनालाइज किया तो उसने सोचा कि ये जो है ना वो किसी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जो कि मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब ब्राउजर के पास सोचने की अपना सर्वर के पास सोचने की कैपेसिटी किस लैंग्वेज के थ्रू आई? पीएचपी लैंग्वेज के थ्रू। पीएचपी के अंदर उसने इंटरनल एल्गोरिदम जो होता है उसका, उसको जो है ना वो चलाया, और देन उसने जो है ना वो इसकी आउटपुट ये निकाली कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं कोई ओवरऑल कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता हूँ, तो वो वाला जो ब्राउजर होगा अपना रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करके उसकी जो भी एक्सपेक्टेड अपना आउटपुट बनती होगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। अब रिक्वेस्ट जब जो हम सेंड करते हैं, तो रिक्वेस्ट के जो है ना वो दो मेथड्स होते हैं। एक एचटीटीपी मेथड होता है और एक एचटीटीपी एस मेथड होता है। अब इसके अंदर में भी थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि हम सर्वर एंड ब्राउजर, क्लाइंट एंड सर्वर साइड की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब हमने सेंड की, तो वो कितने मेथड्स के साथ हो सकती है? एक एचटीटीपी मेथड होता है, एक एचटीटीपी एस मेथड होता है। अब जो एचटीटीपी फुल फॉर्म ये है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमने इधर से टेक्स्ट को भेजा है सर्वर तक, एक रिक्वेस्ट सेंड की है ब्राउजर से सर्वर तक, वो किस तरीके से सर्वर तक पहुंची है, ठीक है। जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना, वो एज इट एज प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे ही हम जो है ना, मैंने लाइक यहाँ पर जो है ना कुछ मैं लिख देता हूँ, गिव मी द डिटेल नोट ऑन पीएचपी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, कुछ इस तरह से। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को।
ब्राउजर के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को। अब ये रिक्वेस्ट जो है ना, अगर हमारा मेथड कौन सा यूज हो रहा होगा, HTTP मेथड यूज हो रहा होगा। कौन सा मेथड यूज हो रहा होगा, यहाँ पर ना साइड पे लिख भी देता हूँ। अगर हमारा मेथड यूज हो रहा होगा HTTP, ठीक है। अब अगर हमारे पास HTTP मेथड यूज हो रहा है तो क्या होगा, ये एज इट एज जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सर्वर तक जो है ना वो पहुंच जाएगा, एज हमारी रिक्वेस्ट के तौर पर ब्राउजर से निकला, एज इट एज सर्वर तक पहुंच गया। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल सी बात लिखी है। ठीक है, अब मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, वेबसाइट के ऊपर जाके ना मैंने लॉग इन करना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर अपना यूजर नेम प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन मैं प्रोवाइड करता हूँ अपना पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, ये एक मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं चाहता हूँ किसी और के पास ना जाए। अगर हमारी रिक्वेस्ट होगी HTTP, तो ये जो है अपना रिक्वेस्ट हमारी, ये यहाँ से जनरेट होगी और सर्वर तक जाएगी प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरा जो है ना वो यूजर नेम भी रिवील हो गया, जो भी लिखा हुआ था। ठीक है, एंड जो पासवर्ड है मेरा वो भी रिवील हो गया। और कोई भी अगर बीच में से हैकर बैठा हुआ है या कोई भी थर्ड पार्टी बंदा बैठा हुआ है जो मेरी रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, तो उसे इजीली मेरे यूजर नेम एंड पासवर्ड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये HTTP जो रिक्वेस्ट है उसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि जैसे ही हमने प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में रिक्वेस्ट सेंड की, एज इट एज जो है ना वो सर्वर तक पहुंच जाती है। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट जो है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ HTTPS, ये HTTP है, और यहाँ पर जो है ना अगर हम S लगा दें तो ये सेकंड रिक्वेस्ट बन जाती है हमारी HTTPS की फॉर्म में। तो रिक्वेस्ट जो है ना वो हमने लिखी तो कुछ इस तरह से, लेकिन ये जो है ना रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे पहुंचती है, वो कुछ मतलब ऐसी वर्डिंग के अंदर लिखी होगी कि कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्राउजर एंड सर्वर को समझ आएगी, जो थर्ड पार्टी बीच में बंदा लिख बैठा हुआ होगा उसको वो समझ नहीं आएगी। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी HTTPS रिक्वेस्ट के थ्रू, और वो सर्वर तक पहुंच जाएगी सिक्योरली। कोई थर्ड पार्टी बंदा उसको ना तो देख सकता है और ना ही उस चीज को एनालाइज कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको समझ आती है, सर्वर को जाके समझ आती है, और सर्वर उस चीज को एनालाइज करता है अपनी PHP लैंग्वेज के थ्रू, एंड देन जो है ना उसकी जो रिस्पॉन्स बनता है वो उसको क्या कर सकता है, सेंड कर देता है। लाइक मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा, वो रिक्वेस्ट गई, और देन रिस्पॉन्स में अगर मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड ठीक है तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल जाएगा, लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है ना वो उसका एक मिल जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सारे का सारा काम हो रहा होता है। एक रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो जो है ना वो ब्राउजर उसको एनालाइज करता है थ्रू सर्वर साइड लैंग्वेज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे PHP। तो उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करके देन उसका रिस्पॉन्स इन दी फॉर्म ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट देता है, और वो हमें फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ और चीजें हैं। लाइक मैंने ऐसी रिक्वेस्ट सेंड की कि मैं किसी वेबसाइट के ऊपर बैठा हूँ, लाइक मैंने ना जो है ना वो एक वेबसाइट ओपन की हुई है, जिसके अंदर मैं एज एन एग्जांपल ले सकता हूँ कि विकिपीडिया की मैंने वेबसाइट ओपन की है। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर भी लेते हैं। ये मैंने वेबसाइट ओपन की। ठीक है, अब मैं वेबसाइट, थोड़ा सा नेट का इशू है तो डिले ले रहा है। वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पर जो है ना मैं सर्च बार में कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, लाइक मैं लिख लेता हूँ CR7। ठीक है, मैंने CR7 लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया। अब मेरी रिक्वेस्ट के बाद जो है ना वो रिक्वेस्ट गई, और रिस्पॉन्स के बदले में मुझे जो है ना वो पूरी की पूरी डिटेल के साथ जो है ना वो सारे का सारा शो हो गई इन्फॉर्मेशन CR7 के बारे में। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है, ये रिक्वेस्ट जो है ना वो हमारे पास सर्वर से निकली, अपना ब्राउजर से निकली, सर्वर तक पहुंची। सर्वर के पास वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये जो CR7 के बारे में है ना, सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये जो हमारी विकिपीडिया की वेबसाइट है उसकी डेटाबेस में सेव थी। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर आगे डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करता है, और डेटाबेस अपनी जो एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, जो हमने PHP के साथ पढ़नी है, SQL क्यूरीज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके थ्रू जो है ना वो हमने, क्योंकि एसक्यूएल PHP के साथ जो है ना वो ज्यादातर एसक्यूएल ही पढ़ाया जाता है, तो वो एसक्यूएल के थ्रू क्या करेगा, डेटाबेस से वो वाली इंफॉर्मेशन CR7 के बारे में फाइंड करेगा, एंड देन वो वापस ब्राउजर को अपना सर्वर को सेंड करेगा, एंड देन सर्वर उसको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में किसको सेंड कर देगा, ब्राउजर को।
तो ये सारे का सारा जो है ना वो एक आर्किटेक्ट वर्क कर रहा होता है, पूरे का पूरा जो है ना ये इस तरह से हमारे पास काम हो रहा होता है। जब हम कोई भी चीज इनपुट के तौर पर देते हैं फिर उसकी आउटपुट हमारे पास शो होती है, ठीक है। अब जो हमने लैंग्वेज पढ़नी है वो कौन सी है, पीएचपी, एंड वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है ना वो आ जाती है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम एसक्यूएल को भी पढ़ सकते हैं, नो एसक्यूएल भी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नो एसक्यूएल एक अलग टॉपिक है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव करना है। हमने क्या पढ़ना है, पीएचपी विद एसक्यूएल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ जो हमने पढ़े थे। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों ने इंस्टॉल करना था, XAMPP। मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये पहली वेबसाइट आ जाती है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है वेबसाइट का। कुछ इस तरह का ये मैंने ना नोट्स के अंदर प्रोवाइड की हुई है, तो आप लोग जो है ना वहां से भी जो है ना इसको सर्च करके ओपन कर सकते हो, ठीक है। नोट्स के अंदर ये वाला लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर लिखोगे ना तो ये वाला कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास विंडो है तो ये पहले वाले आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल अपना डाउनलोड कर लेना है। अगर लिनक्स है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना है, अगर मैक है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। XAMPP के नाम से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होता है ये देख लेते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना तो कुछ इस टाइप का ना कंट्रोल पैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। इस टाइप का एक कंट्रोल पैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके क्या करना है, इसको फिर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, जिस तरह हम नॉर्मली ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई ये इसमें कोई ज्यादा वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। डबल क्लिक करके आप लोगों ने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। बल्कि मैं ना बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिस टाइप का इसका आइकन होगा इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो है ना वो ये यस परमिशन मांगेगा, तो ये आप लोगों ने यस कर देनी है। एंड देन हमारे पास जो है ना वो कुछ इस टाइप का वेलकम जैम के नाम से जो है ना वो एक आएगा, इसको भी ओके करना है। देन हमारे पास कुछ इस तरह से ये सेटअप का आ जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड देन जो है ना ये सी ड्राइव की जो है ना वो लोकेशन देगा। लोकेशन आप लोग चेंज भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो सी ड्राइव के अंदर ही इसको इंस्टॉल करो। मैंने वैसे किसी और के अंदर किया हुआ है, बट आप लोगों ने सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल करना है। और इस लोकेशन को आप लोगों ने याद भी रखना है। सी ड्राइव के अंदर XAMPP नाम का फोल्डर बनेगा, उसको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करोगे, देन नेक्स्ट करोगे, और फिर नेक्स्ट करके इसको क्या कर लेना आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं नेम का फोल्डर बन गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये कंट्रोल पैनल के नाम का आएगा। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये पहले दो ऑप्शन के ऊपर हमने फोकस करना है, बाकी ये जो तीन ऑप्शन है ना इनको हमने देखना ही नहीं है। एक अपाइची है, एक माई एसक्यूएल है। अपाइची हमारे पास जो है ना वो एज अ सर्वर काम करता है, और माई एसक्यूएल एज अ डेटाबेस काम करती है। तो अपाइची के सामने एक स्टार्ट का बटन बना हुआ होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके इसको कर लेना स्टार्ट। जब ये ग्रीन हो जाए तब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इसको मिनिमाइज कर लेना है आप लोगों ने। देन हमने आ जाना है इसकी जो मेन लोकेशन जहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल किया था वहाँ, ठीक है। लाइक आप लोग सी ड्राइव के अंदर जाओगे ना तो यहाँ पर जैम नाम का फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। लेकिन मैंने क्योंकि ई के अंदर किया हुआ है, यहाँ पर मेरा ये जैम नाम का फोल्डर आ रहा है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके कुछ इस तरह के इसके अंदर ना काफी सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ एक फोल्डर है, उसका नाम है HT डॉक्स। लिख के रख लें, HT डॉस उसका नाम है, HTDOCS, ठीक है। HTDOS के नाम से इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर जो है ना वो थोड़े से फोल्डर होंगे। ये मैंने क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट PHP के अंदर बना के पहले रखे हुए हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा फोल्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के ना कुछ दो चार फोल्डर्स होंगे, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर, मैंने इसका नाम रख दिया PHP, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंड देन इसी फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आएगा, इसको VS कोड के अंदर हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। लेकिन फोल्डर जो है ना वो कहीं और नहीं बनाना, इसी अपना फोल्डर के अंदर आके पहले हमने क्या करना है, ये कंट्रोल पैनल ओपन करना है। इसमें से जो है ना ये अपाइची इसको फिलहाल के लिए स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इसको मिनिमाइज कर देना, क्रॉस नहीं करना, मिनिमाइज कर देना है। देन हमने आ जाना है वापस
अपनी जहाँ पर हमने जैम को इंस्टॉल किया हुआ है उस लोकेशन पर, आप लोगों का सी ड्राइव के अंदर होगा। अगर डिफॉल्ट इंस्टॉल किया है, लोकेशन चेंज किया है तो आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक जैम नाम का फोल्डर आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, देन हमारे पास आ जाना है एच टी डॉस के नाम डॉस नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेना आप लोगों ने, और उसको कहाँ ओपन कर लेना है, वीएस कोड के अंदर सेम लोकेशन के ऊपर ओपन कीजिएगा, अपना क्रिएट कीजिएगा फोल्डर। अदरवाइज जो है ना वो आप लोगों की पीएचपी की जो फाइल्स होंगी वो सारी की सारी रन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पर अब इस इंटरफेस के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो इंडेक्स डॉट पीएचपी क्रिएट कर लेता हूँ। पहले हम एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे थे तो डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस एस एंड डॉट जे एस लिखते थे। अब हमने क्या लिखना है, डॉट पीएचपी, ठीक है। अब पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सारी की सारी एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इकट्ठी लिख के जो है ना वो हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है ना हमारे पास जिस तरह से हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे एच टी एम एल के अंदर, सेम बॉयलर प्लेट कोड इसके अंदर भी आ जाएगा, जिसके अंदर कुछ इस तरह से हमारे पास चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है। देन अब हमने आ जाना है वापस, इसको तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, आप लोगों ने फाइल के राइट क्लिक करके अगर ओपन विद लाइव सर्वर वाला, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आता ना, यहाँ पर जो है ना वो लाइव प्रीव्यू वाला ऑप्शन आता है कि यहीं पर हम इसकी आउटपुट देख सकें, ठीक है। इसके लिए जो है ना हमने क्या करना है, ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ गया। बॉडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ H1 के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, एबीसी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर वाला मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं यहाँ से ना अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ पर सर्च कर लेना है आप लोगों ने, लोकल होस्ट लिखोगे ना, एंड देन अपने फोल्डर का नाम लिख देना है। फोल्डर का नाम हमने क्या रखा था, वापस जाके देख लेते हैं, वैसे पीएचपी रखा हुआ है हमने, तो हमने यहाँ पर ये फोल्डर नाम बनाया है पीएचपी के नाम से, ठीक है। इसी को यहाँ से जो है ना वो इसको फोल्डर का नाम कॉपी भी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देते हैं हम। देन हमने एंटर प्रेस करना है तो हमारे पास उसकी आउटपुट नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ही हम इस अपना इस लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। मैं वेलकम का मैसेज ही प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है ना हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा इसकी आउटपुट, ठीक है। अब हमने आउटपुट तो देख लिया, हमने इसको रन कैसे करना है सारा कुछ कर लिया। हमें हमें कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, जैम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसका जो है ना अपाइची एंड माइस्क्वेल इनको देखना है, अपाइची को रन कर लेना है, स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। जब ये ग्रीन हो जाए तब ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ ना, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे एरर प्रोवाइड कर देगा, पीएचपी को रन फाइल को रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। इसको स्टार्ट करके देन हमने जो है ना वो लिखा तो हमारे पास आउटपुट हमारी आ गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम जो है ना वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल वैसे मैंने बोल के बताया था, उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने पढ़ा क्लाइंट एंड सर्वर साइड के बारे में, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स आता है, वो सारा कुछ पढ़ लिया हमने। कुछ इस तरह की जो है ना वो पीएचपी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो सर्वर के अंदर रन हो रही होती हैं, एंड सर्वर जो है ना उन पीएचपी स्क्रिप्ट की बेस पर जो है ना हमें वापस से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन मैं नीचे आ जाता हूँ। पीएचपी के बारे में मैंने बता दिया कि एक जो है ना वो डायनेमिकली जो है ना वो टाइप लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो सर्वर के जो है ना एज अ ब्रेन के तौर पर काम करती है। जो सर्वर सोच रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है, वो किसके थ्रू कर रहा होता है, पीएचपी की क्वेरीज को रन करके कर रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास हमने फाइल कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको लोगों को बता दिया, डॉट पीएचपी के थ्रू हमने क्या बना लेनी है, फाइल बना लेनी है। अच्छा अब यहाँ पर तो हम एचटीएमएल ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने पीएचपी इसके अंदर किस तरह से इंसर्ट करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ना एक सिंपली एक टैग होता है पीएचपी का, ठीक है, और क्लोजिंग कुछ इस तरह से होता है, इसका क्वेश्चन मार्क एंड देन, ठीक है। ये हमारे पास एक पीएचपी का टैग है। अब जो भी कोड हम इसके अंदर लिखेंगे वो कौन सी लैंग्वेज का होगा, पीएचपी का होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है ना प्रिंट करवा देता हूँ, इको से मैं प्रिंट करवा देता हूँ फ्रॉम पीएचपी, ठीक है। पहले मैंने ओनली वेलकम लिखा था, अब वेलकम फ्रॉम मैंने पीएचपी लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर वेलकम फ्रॉम पीएचपी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा अब एक और डिफरेंस देखना है आप लोगों ने। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना H1, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम लिखा मैंने H1 के थ्रू,
मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैं ना एक बार के लिए ना इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला वेलकम देखते हैं। कमेंट आउट करने के बजाय मैं इसको हटा ही देता हूँ फिलहाल के लिए। इसका वेलकम देखते हैं। ठीक है, वेलकम को अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ ना वेलकम का, तो मुझे कुछ इस टाइप का जो है ना वो HTML का कंटेंट नज़र आ रहा है। सारे का सारा जो मैंने उधर लिखा था वो सारे का सारा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बॉडी के अंदर लिखा हुआ है H1 वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं वापस आता हूँ, मैं PHP को लेकर आता हूँ। ठीक है, PHP की स्क्रिप्ट जो है ना, PHP का टैग लगा हुआ है, बाकी सारे का सारा जो है ना वो टैग भी आ रहा है, सारे का सारा जो कंटेंट है वो भी आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं PHP लिख के उसको रन करता हूँ देन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना वो PHP का जो टैग था वो हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा। ओनली क्या लिखा हुआ है, वेलकम फ्रॉम PHP। PHP का जो टैग है ना मेन वाला, जो ये क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा हुआ है हमने क्लोजिंग एंड ओपनिंग, वो हमें नजर नहीं आ रहा। अब ये किस लिए होता है, क्योंकि जब ब्राउजर अपना काम करता है ना, तो वो अपने एल्गोरिदम के बारे में उसने कैसे सर्च किया, क्या क्या नहीं किया, वो हमें जो है ना वो नहीं दिखा रहा होता। ओनली हमें क्या चीज नजर आती है, उसकी आउटपुट नजर आती है। उसकी जो क्वेरीज होती हैं PHP के जो पीछे बैक बैक पे वो रन कर रहा होता है, वो हमें नजर नहीं आती। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज नजर आती है, ओनली आउटपुट नजर आती है उसकी। तो यहाँ पर जो है ना वो जो PHP का कोड लिखा हुआ था वो मुझे नजर नहीं आया, मुझे ओनली PHP के कोड से जो आउटपुट जनरेट होकर आई है वो मुझे नजर आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ये भी एक छोटी सी बात आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि PHP का जो क्वेरीज वगैरह होती हैं, जो कोड होता है वो हमें नजर नहीं आता, PHP के थ्रू जो आउटपुट जनरेट होकर आती है एज अ रिस्पॉन्स वो हमें नजर आती है। ठीक है, अब मेनली जो है ना मैंने, क्योंकि आप लोगों को कोड भी प्रोवाइड करना है, तो मैंने एक और फोल्डर बनाया है यहाँ पर बेसिक PHP के नाम से। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे ना, मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, और रेपो का लिंक जो है ना वो आप लोगों को कुछ यहाँ पर मिल जाएगा ये साथ में, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह होते हैं आप लोगों के कोड, सोर्स कोड, वो सारा कुछ। तो ये वाला जो है ना हमारी शीट है, इसका लिंक जो है ना वो आई थिंक सो स्लैग में भी आप लोगों को मिल जाएगा। स्लैग में जो है ना ऊपर टॉप पर पिन्ड है। ठीक है, वहां से देख लेना। इसके अंदर ये सारे ट्रेनर्स के जितने भी है ना डाटा, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिंक भी है यहाँ पर मौजूद है, और नोट्स का जो है ना वो लिंक वगैरह सारा कुछ मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं भी जो है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को इसका, अपना नोट्स वगैरह सारे के सारे। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। रेपो का, गिटहब रेपो का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी जो नोट्स हैं मेरे उसका भी मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोगों ने वहां से जाके ना डाउनलोड कर लेने या फिर देख लेना है। ठीक है, और गिटहब के ऊपर जाके ना आप लोगों ने इसका कोड भी जो होगा ना वो अवेलेबल होगा आप लोगों को, वो भी आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ स्क्रीन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हम क्या लिख रहे थे, मैंने H1 लिखा था एंड देन वेलकम ओनली लिख दिया था। फिर जो है ना हमने एक अपना PHP का टैग लगाया, क्वेश्चन मार्क PHP, एंड देन यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हमारे पास एक टैग आ जाता है PHP का। इसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं, ओनली PHP। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ना हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, PHP के पहले टैग लगाया, उसके अंदर जो है ना हम जो कुछ भी लिखना होता है ना PHP का कोड सारे का सारा उस टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सैम की इंस्टॉलेशन का मैंने बता दिया, PHP की इंस्टॉलेशन करनी है सैम की इंस्टॉलेशन के लिए, हमारे पास वेबसाइट का लिंक भी दिया गया, इसको भी ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, देन लोकल होस्ट के अंदर आना है, और लोकल होस्ट लिखना है स्लैश अपना जो भी फोल्डर का नेम है वो लिखना है, तो हमारे पास जो है ना उसकी आउटपुट नजर आ जाएगी। ठीक है, सिंटैक्स के बारे में मैंने बता दिया कि इस तरह का एक टैग होता है, उस टैग के थ्रू क्या करते हैं हम अपना PHP का जो भी कोड होता है वो उसके उस टैग के अंदर लिखते हैं, एंड देन एंड पर जो है ना वो आप लोगों ने सेमी कॉलम्स लगाने नहीं भूलने। लाइक मैं यहाँ पर जो है ना कुछ भी लिखता हूँ ना, इको लिखता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम फ्रॉम PHP। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो है ना वो एंड पर जो है ना लास्ट पर सेमी कॉलन लगाने नहीं बोलने। ठीक है, ये सेमी कॉलन आप लोगों ने जरूर लगाने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं PHP के अंदर। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि डॉलर साइन लगाते हैं साथ में, एंड देन अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो इजीली हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं, यहीं पर ना इसी PHP के टैग के अंदर लिखना है हमने। ठीक है, तो ये डॉलर का साइन फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना है, देन हम वेरिएबल का कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू दे दिया
यहाँ पर मैं ना कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जिससे मैंने ABC कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल बन गया। अगर मैं इक्वल के थ्रू इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली जो है ना इसको कॉपी करके नीचे लेकर आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन जो है ना मैं थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अपनी सिंपली जो है ना वेरिएबल का नाम लिखना है विद द $, ए। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से वेरिएबल जो है ना वो प्रिंट होकर आ जाएगा। फोल्डर का नेम हमने क्या लिखा हुआ है, PHP बेसिक्स, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, एंड देन इसको लोकल होस्ट को हटा के PHP को हटा के हमने क्या लिख देना है, PHP बेसिक्स। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वेलकम भी आ जाएगा, वेलकम फ्रॉम PHP। और ये जो ABC का वेरिएबल बनाया था उसकी भी आउटपुट हमें शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, $साइन के साथ वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इको के थ्रू उस वेरिएबल को क्या करवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ इस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं और इक्वल के थ्रू उसको प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो इजीली हमारे पास प्रिंट हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जिसके अंदर जो है ना अच्छा, ये दो चीजें डिस्कस करने वाली। एक जो है ना फंक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट स्टिल जो है ना मैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने ना कुछ इस टाइप का एक वेरिएबल बनाया, एक फॉर्मेटिंग जो है ना वो इसके अंदर आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई फॉर्मेटिंग की एक्सटेंशन नहीं आती, ठीक है। मैंने इस तरह से ना एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया। सिटी के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख सकता हूँ SGD, सरगोदा लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड देन जो है ना नीचे एक फंक्शन है। अब ये जो वेरिएबल बना है ना, ये फंक्शन से बाहर बना है, ठीक है। तो इसको जो सर है ना मैं आपकी पूरे स्क्रीन विजिबल प्रोग्राम के नहीं है। अंदर, जी मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी, मैं रीशेयर कर देता हूँ। अब हो रही है शो? ये क्या हो रही कब से नहीं हो रही थी, बट टाइमली बता देता है बंदा। है। चलें, थैंक यू। शायद किसी रीजन की वजह से कट ऑफ होगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर था कि मैंने जो है ना वो एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, एंड देन जो है ना ये वाला वेरिएबल जो है ना वो मैंने कहाँ पर बनाया है, ऐसा ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, बाहर बनाया। तो मैं इसको पूरे PHP के टैग के अंदर कहीं पर भी इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फंक्शन के अंदर भी कर सकता हूँ, और फंक्शन से बाहर भी अगर इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये किस्म का ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं इसी को उठा के ना, इसी वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, इन पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो पैरेंथेसिस है ना इनके अंदर अगर मैं इसको डाल देता हूँ, फिर जो है ना मैं इसको इस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पर यूज होगा, इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहे प्रिंट करवाना चाहूँ इको से, तो मैं इस वेरिएबल को जो है ना वो सिटी को प्रिंट करवा सकता हूँ। $साइन के साथ हमने लिखना है सिटी, एंड देन मैं जो है ना वो इसको प्रिंट इजीली करवा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर, अगर इसी चीज को जो है ना मैं फंक्शन के बाहर कॉल करूंगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है, पैरेंथेसिस से बाहर एक्सेस इसको नहीं किया जा सकता। तो ये एक किस्म का जो है ना वो कह सकते हैं कि एक लोकल वेरिएबल मैंने बनाया है, जो कि ओनली फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी से बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये किस्म का लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। और अगर मैं इसी वेरिएबल को फंक्शन से बाहर बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है ना मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ, इसके अंदर ना कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं। वेरिएबल्स में समझा रहा था, तो यहाँ पर ना मैं वेरिएबल के बारे में इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो मैंने वेरिएबल के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल भी है, एंड देन लोकल वेरिएबल भी हमारे पास आ जाता है, जो हम इस फंक्शन के अंदर बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो है ना वो यहाँ पर 1 लिखा, एंड देन ऊपर एक वेरिएबल बना दिया सिटी 1 के नाम से, ठीक है। 1 के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैं कुछ और
स्टोर करवा सकता हूँ, जैसे मैंने करवा दिया लाहौर। ठीक है, तो ये एक किस्म का जो है ना कौन सा वेरिएबल है, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। और ये जो बायर मैंने बनाया है ये हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह देख लीजिएगा खुद ही। तो ये हमारे पास दो की टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल वो वाले होते हैं जो हमारे पास फंक्शन के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, फंक्शन से बाहर नहीं एक्सेस किए जा सकते। और ग्लोबल वेरिएबल जो है ना वो वाले होते हैं जो फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किए जा सकते हैं, फंक्शन से बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। उन्हें हम कहीं पर भी बना सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मैं साथ साथ कोड पुश करता रहूंगा। तो ये आप लोगों को जो है ना वो रेपो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ से आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हम वेरिएबल लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बता दिया मैंने। पीएचपी के अंदर कुछ डाटा टाइप्स आती हैं, डाटा टाइप्स को जो है ना हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, हम सिंपली जो है ना वो कुछ इस तरह से वेरिएबल अपने मेंशन कर देते हैं, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है जो हमारे पास पीएचपी की लैंग्वेज होती है। बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास ये वाला है ना अपना टैग इसके अंदर ही रहना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना हमने सिर्फ और सिर्फ लिख देने होते हैं कुछ इस तरह से अपने वेरिएबल्स। ठीक है, और मैं इसकी आउटपुट आप लोगों को ना शो भी करवा देता हूँ यहाँ पर। नीचे आते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं और इनको उठा के ना मैं थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ, फॉर्मेटिंग के अंदर कर लेना है इनको। ठीक है, देन मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते हैं, बस ये याद रखना है कि जब भी वेरिएबल बनाना है उसके साथ डॉलर साइन आप लोगों ने जरूर लगाना है। वेरिएबल का नाम लिखते हैं एंड देन अपनी जो वैल्यू उसके अंदर सेव करवानी होती है वहीं करवा देते हैं। वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वैल्यू सेव करवा देते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसकी आउटपुट देखूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो कुछ इस तरह से ना एक ही लाइन के अंदर वो सारी की सारी उसने आउटपुट दे दी है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर आना चाहता हूँ तो हम जो है ना वो मेनली यूज करते थे अपना इसके अंदर HTML के अंदर क्या यूज करते थे, कुछ इस तरह से जो है ना हम बी आर टैग यूज कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो बी आर टैग ही यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर भी बी आर टैग यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बी आर। ठीक है, कुछ जो है ना वो से नीचे जो है ना ये आगे वाला टेक्स्ट जितना भी था वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गया। इसी तरह से मैं इन वेरिएबल्स को भी अपना सेपरेट सेपरेट कर लेता, तो मैं ये बी आर यहाँ से उठाता हूँ, बल्कि ये पूरे के पूरे इसको बी आर को उठा लेते हैं, तो इसको उठा लेते हैं, नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिख के जो है ना वो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बी आर में और सराउंड कर देता हूँ टैग्स जो भी ब्रैकेट्स होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, इस बी आर को मैं नीचे भी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर भी, देन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, नीचे भी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको भी उसने प्रिंट करवा दिया, देन हमारे पास इंट आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, बूल आ जाता है, देन अरे कोई छोटी सी आई उसको भी उसने क्या कर दिया, सारे के सारे जितने भी आइटम्स थे उसके प्रिंट करवा दिया। देन हमारे पास नल वैल्यू आती है, तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं, देन var डेम के थ्रू विद उनकी डाटा टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कमेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कुछ इसकी आउटपुट जो है ना एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, कुछ इस तरह की, क्लियर है। अब अगर मैं इको के थ्रू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं इको के थ्रू भी इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है उसको इको के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक मैंने टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया, सिंपली टेक्स्ट को उठाएं और यहाँ पर लिखते हैं, देन आगे सेमी कॉलन लगा दें। ये कुछ इस तरह से सिंपली एक हेलो जो है ना वो भी प्रिंट होकर आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से सारे के सारे वेरिएबल हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ना नोट्स को एनालाइज कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या पढ़ा, डेटा टाइप्स। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, जिनको हम जो है ना वो अपना
डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर बंद कर देते तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट नाम का वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवा दी, डबल कोट्स के अंदर कोई भी जो है ना कैरेक्टर्स वर्ड्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर लेटर्स लेटर्स का जो है ना वो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एच ए कैरेक्टर है, ई ए कैरेक्टर है, एल ए कैरेक्टर है, डबल एल जो है ना वो लिखा हुआ है, एंड देन हमारे पास ओ भी एक कैरेक्टर है। उनको अगर हम बंद कर देंगे अपना डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर तो हमारे पास बन जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग को हम जो है ना वो कंकैटिनेट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लाइक कंकैटिनेट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर ना मैं कोई भी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने बनाई नेम के नाम से और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया अली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सेमीकोलन लगाना नहीं बोलना है, ठीक है। देन मैं जो है ना वो इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इको लिखूंगा और डॉलर साइन लगा के नेम लिख दूंगा तो इजीली प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लेकर आता हूँ, ठीक है। मैं अपने नाम की बना लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम, एफ नेम, एंड इसको मैं दे देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ, क्लियर है। अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा दिखाना चाहता हूँ ब्राउजर में, तो मैं इनको क्या करूंगा, कंकैटिनेट करूंगा। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, दोनों को कंकैटिनेट मैं किस तरह से कर सकता हूँ, एफ नेम एंड देन जो है ना वो डॉट लगा के मैंने क्या कर देना है, ये लास्ट नेम लिख देना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जो है ना वो कंकैटिनेट होकर हमें ब्राउजर के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ये एलिग्राम आ गया, ठीक है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। स्पेस देने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से डबल कोट्स लगाएं, दरमियान में स्पेस दें और एक डॉट डॉट जो है ना वो और डाल दें, इनके दरमियान क्या आ जाएगी, स्पेस भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इको बी आर यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो है ना वो इको बी आर बी इसके बाद यूज कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गई। दो स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, एक अली थी एक इकराम थी। हमने दोनों को क्या कर दिया, कंकैटिनेट करके इकट्ठा कर दिया। कंकैटिनेट करने के लिए हमारे पास कौन सा जो है ना वो अपना इसको ऑपरेटर कह सकते हैं, वो यूज होता है, डॉट ऑपरेटर यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीएचपी की ऑपरेटर्स आ जाते हैं सारे के सारे, जिसके अंदर हमारे पास सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहे होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर आ रहे होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ रहे होते हैं। स्ट्रिंग का मैंने बता दिया, डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है कंकैटिनेट करने के लिए, और टर्नरी ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं। इसमें से ना ये नीचे प्रैक्टिस के तौर पर हमारे पास दिया गया है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ला कर देता हूँ इससे नीचे। मैं ला पर पेस्ट करके ना इसको थोड़ा सा देख लेना है। ये जो है ना फॉर्मेटिंग खुद से करनी पड़ती है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करवा देता हूँ, इसको भी आगे मूव करवा लेते हैं हम, या फिर यहाँ तक ठीक है। और क्लोजिंग टैग को भी आगे मूव करवा लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ना वो एक वेरिएबल ए बनाया हमने, जिसके अंदर हमने 10 स्टोर करवाया हुआ है। एक वेरिएबल हमने बनाया बी, जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है 3, ठीक है। एंड देन हमने इको के थ्रू जो है ना वो दोनों को ऐड करवा दिया, ए को भी ऐड करवा दिया एंड देन बी को भी, ए एंड बी दोनों को ऐड करवा दिया, ठीक है। एंड देन हम इनका जो है ना वो परसेंटेज जो है ना ये यूज किया जाता है मॉडुला के तौर पर। मॉडुला जो होता है ना वो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है ना दोनों के अपना डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है, उसको प्रिंट करवा रहा होता है, ये मॉडुला ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये अपना रिमाइंडर को अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हम मॉडुला ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड किया, आंसर क्या आ गया 13, और हमने मॉडुलो को यूज किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। देन हमारे पास कंडीशंस को हम देख सकते हैं, कंडीशन किस तरह की होती है। लाइक मैंने जो है ना वो स्कोर का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 85। अब मैं चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट स्कोर करे 60 से अबव, 85 जो है ना वो उसके स्कोर हैं स्टूडेंट के, ठीक है। अगर स्टूडेंट जो है ना वो स्कोर करता है 65 से अबव तो उसका क्या स्टेटस होना चाहिए, पास। अदरवाइज क्या स्टेटस होना चाहिए, फेल। अब ये जो इफ एल्स कंडीशन होती है ना, ये अगर मगर वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर पहले क्या दिया, इसके अंदर हमने दे दिया अगर 60 से ज्यादा होंगे मार्क्स तो हमने क्या स्टेटस करवाना है, शो करवाना है पास्ट।
एंड अगर इससे कम होंगे तो हमने क्या शो करवा देना है, फेल शो करवा देना है। ठीक है, तो इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 85 है, तो हमें क्या स्क्रीन पर नजर आएगा, पास नजर आएगा। हम देख लेते हैं, इसके आउटपुट भी देख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये ना बी आर नहीं लगा हुआ, तो हम जो है ना बी आर को भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक बी आर ऐड कर दिया, एक यहाँ पर बी आर ऐड कर दिया, एक हमने कर दिया ऐड यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से, ये पहले का आंसर 13 आ रहा है, ये दोनों को ऐड किया था तो 13 आंसर आया था, दोनों को मॉडुला निकाला तो एक आंसर आया था। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो है ना वो नीचे भी क्योंकि हैं थोड़े से इन्होंने लिखे हुए, तो यहाँ पर भी हम बी आर डाल देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये पहले का पास्ट आ गया, दूसरे का भी पास्ट है, तीसरे का भी गैस है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से यूज किया गया। ठीक है, अब ये जो इफ एल्स कंडीशन होती है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, अब इसका भी मतलब जो है ना, ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है इसका भी मतलब सेम है, इफ एल्स कंडीशन ही है। इफ ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या प्रिंट करवा देना है, पास, और देन डबल डॉट लगा के हमने क्या लिखा हुआ है, फेल। ये एल्स है और ये क्या है, इफ है। और इससे पहले हमने क्या कर देनी होती है, अपनी कंडीशन मेंशन कर देनी होती है। बजाय इसके कि हम इस चीज को 4-5 लाइनों में लिखें, हम क्या कर सकते हैं, ओनली एक लाइन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। कौन से ऑपरेटर यूज करके, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके, क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड देन डबल डॉट लगाना है, तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह से एक कंडीशन आ जाती है। अब 60 है, अगर मैं इनको 90 कर देता हूँ, 90 तो रहने देते हैं, मैं कर देता हूँ इनको 60 ही रहने देते हैं, बल्कि मैं ना 90 करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो भी हमारे पास जो है ना यहाँ पर आ जाएगा फेल। ठीक है, और 60 पर हमारे पास क्या आ रहा है, पास आ रहा है, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, और टोटल मार्क्स सॉरी जो गेट किए हुए हैं मार्क्स उसने कितने किए हुए हैं, 80 किए हुए हैं। और हमने कहा है कि अगर 60 से ज़्यादा होंगे तो उस पर 85 है, 60 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। मैंने यहाँ पर 90 किया है, तो 90 उसके टोटल मार्क्स कितने, 85 हैं, तो 85 से उसके अपना 85 90 से कम थे, हमने कहा हुआ था जिसके मार्क्स जो है ना वो 90 आए तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट होकर आ रहा था, फेल आ रहा था। ठीक है, देन हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम यूज केस जो है ना इन कंडीशंस का कहाँ पर करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जब हम बैकएंड को बिल्ड कर रहे होते हैं थ्रू पीएचपी, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास एक नेम का वेरिएबल बनाया, हमने कहा कि यूजर का नेम जो है ना वो गेट करना है। अगर यूजर जो है ना वो गेस्ट के बराबर है तो हमने जो है ना वो क्या कर देना है, यूजर यहाँ पर जो है ना यूजर का नेम गेट करना है। अगर यूजर जो है ना वो गेस्ट के इक्वल है, मतलब लाइक यहाँ पर हम जो है ना वो टर्निंग ऑपरेटर ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट करवा देना है, उस गेस्ट का नेम प्रिंट करवा देना। अगर यूजर इज इक्वल टू गेस्ट है, मतलब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, यूजर जो है ना वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमने यूजर नेम गेस्ट गेट किया। अगर वो गेस्ट के इक्वल है तो हमने क्या करवा देना, प्रिंट करवा देना उस यूजर को। ठीक है, ये टर्नी ऑपरेटर को ही यूज करके हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पर लिखी, तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है, गेस्ट ही प्रिंट होकर आ रहा है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इसको मैं ना कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हमने पढ़े ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास होती हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम इफ एल्स को भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये सारी की सारी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी हुई, तो इसको भी जो है ना वो आप लोगों ने रन जरूर कर लेना है एक बार के लिए। मैं वैसे यहाँ से ना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड मिल जाए। ठीक है, वैसे नोट्स के अंदर भी कोड लिखा हुआ है, वहां से भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट जो है ना वो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा रेपो का। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशंस आ जाती हैं फिर से, अभी मैंने करवाई है कि हम जो है ना इसके अंदर कंडीशन अगर मगर वाली बात कर रहे होते हैं कि अगर ये है तो अगर ये ठीक है तो ये वाला प्रिंट करवा दें, अगर ये वाली कंडीशन ठीक है तो ये वाला प्रिंट करवा दें, अगर ये दोनों नहीं ठीक तो ये दोनों स्किप करें और नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाएं, इसको एनालाइज करके जो भी एक्सपेक्टेड आंसर है वो वाला प्रिंट करवा दें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आगे लूप्स आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने कल ओनली डिस्कस की थी, आज थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस भी कर लिया। कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर पीएचपी को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे।
अब यहाँ पर वाइल लूप आ जाता है, डू वाइल आ जाता है, फॉर आता है, फॉर ईच आता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू कंडीशन भी आती है, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। नोट्स को जो है ना वो कल तक अच्छे से एनालाइज कर लेना है आप लोगों ने। स्टार्टिंग के जो 5 to 10 मिनट्स होंगे ना उसके अंदर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ के देन हम जो है ना वो रियल वर्ल्ड अपना पीएचपी का जो यूज है वेब डेवलपमेंट बैकएंड के अंदर वो देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही, अगर किसी का कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने कहा है अगर किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। Hello, can you hear me? जी जी। ये मैं पूछ रहा था कि एग्जाम के अलावा भी कोई दूसरी टूल होगी इसकी अल्टरनेट या नहीं पीएचपी के लिए? पीएचपी के लिए ना जैम के अलावा अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो हमारे पास वैम्प भी होता है, WAMP, ठीक है। वैम्प सर्वर होता है एक, वैम्प को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो है ना वो यूज केस बेस्ट तो यही रहता है कि जैम्प को ही यूज कर लें आप लोग, ये अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। ये वैम्प है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर, और ये दूसरी बात ये पूछनी थी कि फर्ज करें हमने किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट करना है तो ये जैम भी साथ देंगे उसके कि नहीं, वो किस तरह नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, जैम्प जैम्प जो है ना वो हम नहीं प्रोवाइड करते। हम करते इस तरह है कि सिंपली जो है ना पहले क्या बना लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो लोकल होस्ट के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हैं एंड देन उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, लाइव करते हैं। मैं ना एक प्रोजेक्ट एज अ डेमो आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने पीएचपी की एक वेबसाइट बनाई थी, यूके का क्लाइंट था उसके लिए। तो यहाँ पर है ओके। हमारे पास ये। अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने ना पीएचपी के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। इसका बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है, सारा कुछ है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं ना तो ये बकायदा तौर पर ना एक मेन्यू को जो है ना ऑर्डर करने का पूरा एक फॉर्म दिया गया है 6 स्टेप्स का, ठीक है। ये फॉर्म फिल करते हैं, फिर इसको सबमिट करते हैं, फिर ये जाके ना डेटाबेस के अंदर सेव होता है। तो अब ये जो है ना ये इसकी डोमेन है एंड इसकी जो है ना वो होस्टिंग भी है पीछे, जहाँ पर ये पूरी की पूरी वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोड हम क्या कर लेते हैं, इधर अपने कंप्यूटर के अंदर कर लेते हैं, फिर डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके उसको क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना हम वो लोकल होस्ट नहीं प्रोवाइड करते, हम उसको लाइव करके देते हैं। ओके सर, ये मतलब कोड मोड ये क्लाइंट को नहीं मिलता, उसको सिर्फ लाइव जो यूआरएल है वो। जी बिल्कुल, क्लाइंट को जो है ना वो यूआरएल के साथ ही ताल्लुक होता है, क्लाइंट का कोड के साथ नहीं। उसको क्लाइंट को जो है ना वो आउटपुट अच्छी चाहिए होती है। कोड आप किसी लैंग्वेज के अंदर भी कर लें, तो हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास इतने ज्यादा अच्छे वाले क्लाइंट नहीं होते जो इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो हम जो है ना वो ज्यादातर पीएचपी को यूज करते हैं। जो ज्यादा पे करते हैं उसके लिए हम जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं, रिएक्ट यूज कर रहे होते हैं, नोड यूज कर रहे होते हैं, या यूज कर रहे होते हैं। ओके, और भी थैंक काफी यू सारे सर, लैंग्वेजेस थैंक होती हैं। जी जी। और किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसी तरह का तो वो भी पूछ लें, या आज के अगर कोई टॉपिक में से क्वेश्चन है तो वो भी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो चैट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है कि हम जो है ना वो अपना MySQL को स्टार्ट करते हैं या फिर अपना अपाचे को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर ना कभी कभी एरर आ रहा होता है कि हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाता है, और आई थिंक सो शट डाउन वाला एरर आ रहा होता है। कोई अभी मुझे कंफर्म नहीं है वो वाला, कुछ शायद आप लोगों की तरफ कोई और आ रहा होगा। वो शट डाउन MySQL जो है ना वो शट डाउन वाला एरर आ रहा होता है। तो जिनकी विंडो है ना 10, उनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जैम इंस्टॉल करें, और जिनकी विंडो 11 है उनको मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग वैम्प इंस्टॉल करें। वैम्प जो है ना जैम विंडो 10 को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अंदर काफी सारे एरर्स वगैरह आ रहे हैं।
जिनको विंडो अपना सॉरी 11 को सपोर्ट नहीं कर रहा जैम, उसके अंदर एरर आ रहे हैं, तो जिनकी 11 है वो वाले वैप कर लें, और जिनकी 10 है वो वाले जैम कर लें, ठीक है। ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, तो एरर नहीं आएगा अगर आप लोगों ने वैम्प किया हुआ है तो। जो हमारे पास कंडीशंस होती है ना, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये सी प्लस प्लस का जिक्र किया गया चैट में। जो हमारे पास कंडीशंस होती है ना, कंडीशन सारी की सारी, या लूप्स होते हैं या वो सारा कुछ, तो वो पीएचपी की तरह का ही होता है। लाइक अपना पीएचपी के अंदर यूज करें या जावास्क्रिप्ट के अंदर देख लें या सी प्लस प्लस के अंदर देख लें या पाइथन के अंदर देख लें, बेसिक सब लैंग्वेजेस की क्या होती है, सेम होती है। बस आगे जाके जब हम उसका यूज केस देखते हैं ना, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इनका जो है ना वो सिंटैक्स के अंदर भी फर्क होता है। अब जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस के साथ हमें लिखना पड़ता है, अगर हमने कोई वेरिएबल बनाना है तो पहले हम इंट लिखते हैं, देन उसको जो है ना वो आगे वेरिएबल नेम लिखते हैं, और दो फ्लोट लिखते हैं साथ में। अगर हमने अरे बनानी है तो अरे लिखते हैं, कुछ भी वो साथ में ना अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं, देन उसको जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना वो हमारे पास, क्योंकि पीएचपी एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमें साथ में मेंशन नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हुई हुई है, इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है। कोई और क्वेश्चन किसी का? यार ये जो बीच में से स्क्रीन वगैरह शो नहीं हो रही थी ना, तो टाइमली जो है ना अनम्यूट करके बता दिया करें, अगर हमारे पास अपना ये टाइमली बता दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें। कोई और? अच्छा, ये है नोड जेएस एंड मोंगोडीबी। यहाँ पर जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ पीएचपी को डिस्कस करेंगे। हम नोड जेएस मोंगोडीबी वो सारा कुछ, वो एडवांस चीजें हैं डेटाबेस के लिए, बैकएंड के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अगर वो भी पढ़ना है तो वो शायद अगर कभी कोई और सेशन के अंदर मौका मिला जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट नोड मोंगो एक्सप्रेस के बारे में होगा, तो उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। वैसे हाँ, बेस्ट है, पीएचपी से बेस्ट है अगर आप लोग एडवांस में थोड़ा सा सीखना चाहते हो, लेकिन वो इससे ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में जो है ना, जो स्टार्टअप ले रहे हैं ना, उसने पीएचपी के अंदर ही जो है ना वो करना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट जो है ना प्रोसेस, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि मैं ना लास्ट डे जो हमारा होगा ना फ्राइडे, तो उस दिन ना मैं कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो एक डमी सा प्रोजेक्ट बना के उसको लाइव जो है ना वो डिप्लॉय करके आप लोगों को दिखा दूं। इंशाल्लाह ज़रूर डिप्लॉयमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह लास्ट फ्राइडे को, अगर टाइम मिला तो। सर 11 बज के क्लास एंड कर देते हैं। जी जी मैम, एंड कर दें, आप एंड कर दें क्लास।